अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैंने तालूत की शक्ल देखकर गहरी सांस ली। यकीनन वो शरारत के मूड में था। हम अपने कमरे में आ गए। तशरीफ़ रखिए, तालूत ने कहा और वो बैठ गए। शमशीरुद्दौला के दोस्तों ने सिगरेट सुलगा लिए। आपके बारे में हमें अब तक कुछ नहीं मालूम हो सका, शमशीर ने कहा। क्या मालूम करना चाहते हैं आप नवाब साहब? आपकी रियासत कहाँ है? ओह, वो एक छोटी सी नाकाबिले ज़िक्र रियासत है। कहाँ आप लोग और कहाँ हम, तालूत ने कहा। लेकिन अंकल पर आपने अच्छा खासा रोब जमा रखा है, शमीरुद्दौला ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, वो बेहद शरीफ और नेक इंसान हैं। यहाँ आप किस सिलसिले में आए हुए हैं? बस हमारा आपका एक ही सिलसिला है, तालूत ने कहा और शमशीरुद्दौला चौंक पड़ा। क्या मतलब? क्या आप सीमी? अरे तौबा तौबा, मेरा मतलब था कि मैं भी नवाब साहब का मेहमान हूँ। सीमी तो आपकी बचपन की मंगेतर है नवाब साहब। हाँ, ना सिर्फ मंगेतर बल्कि वो मेरे ऊपर जान भी देती है। यूरोप के 15 साल मैंने उसी की याद के सहारे गुजारे हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ एडगर? कतई नहीं, आप हर वक्त उनके लिए आहें भरते थे। सर्द आहें, तालूत ने चौंक कर कहा। इंतहाई सर्द, एडगर जल्दी से बोला। तब तो आपको अपने कमरे एयर कंडीशन नहीं कराना पड़ते होंगे। मेरा मतलब है गर्मियों में। क्या आप हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं? शमशीर ने त्योरियों पर बल डालकर कहा। अरे नहीं शमशीरुद्दौला, हमारी ये मजाल, तालूत ने जल्दी से कहा। मैं ठंडे दिमाग का आदमी हूँ, लेकिन मेरे साथी ये मेरे बारे में एक भी लफ्ज़ गलत सुनना पसंद नहीं करते। मैं शर्मिंदा हूँ नवाब साहब, आपको मेरे मजाक से तकलीफ पहुँची। दरअसल हम लोग हम उम्र भी तो हैं, इसलिए थोड़ी सी बेतकल्फ़ी। मैं अजनबियों से बेतकल्फ़ी का कायल भी नहीं हूँ, शमशीरुद्दौला ने कहा। हमारे दरमियान अब अजनबियत कहाँ है नवाब साहब, तालूत ने बड़ी नरमी से कहा। लेकिन ये तारुफ भी ज़बरदस्ती का है। बहरहाल आप अंकल जलाल के मेहमान हैं, इसलिए मजबूरी है, लेकिन यहाँ मेरी दूसरी हैसियत है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, दर हकीकत सीमी को आप जैसा ही शोहर मिलना चाहिए, बावकार शख्सियत का मालिक। शुक्रिया, लेकिन मैंने महसूस किया है कि आप अपने बारे में तफसील चालाकी से गोल कर गए हैं। फुर्सत से बता दूंगा नवाब साहब, बहुत जल्द समझ लेंगे, तालूत ने मैनी खेज लहजे में कहा और शमशीर उठ गया। ठीक है, मैं भी बेचैन नहीं हूँ, उसने कहा और अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद तालूत मेरी तरफ देखकर गर्दन हिलाने लगा। गामुड़ नहीं है आरिफ साहब। अच्छा है, टल गया। ज़रा नवाब साहब के ख्यालात तो मालूम होने चाहिए, मैंने कहा। ओ हाँ, खाने की मेज़ पर खासी दिलचस्प गुफ्तगू हुई थी, उसका रद्द अमल मालूम होना चाहिए। क्या मैं जाऊँ? जाओ भाई, तुम्हारे इख्तियारात वसी हैं, मैंने मायूसी से कहा। क्या मतलब? तालूत चौंक पड़ा। मैं खुद तुम्हारी तरह नज़रों से पोशीदा नहीं हो सकता, वरना मैं भी इस दिलचस्प तफरी में हिस्सा लेता। अरे तुम ख्वाहिश तो करो मेरी जान, वक्त तो ये है कि तुम अभी तक तकल्लुफ़ करते हो। तुम्हारी जो ख्वाहिश हो बयान कर दिया करो, मैं अगर पूरी कर सकूंगा तो कर दूंगा, वरना उसका कोई दूसरा हल सोच लेंगे। क्या मतलब? इस बार मैंने कहा। तुम भी लोगों की निगाहों से पोशीदा होना चाहते हो ना? फर्ज करो चाहता हूँ, तो फिर हो जाओ, तालूत ने कहा और बाएं तरफ रुख करके आवाज दी। रासम, शहजादा इब्रान। रासम नमूदार होकर जल्दी से बोला। जरा शाहदाना की अजरक ला दो, मगर जल्दी। रासम ने गर्दन झुकाई और निगाहों से उज्जल हो गया। चंद साथ के बाद वो दोबारा नमूदार हुआ और उसने एक खूबसूरत दोशाला तालूत की खिदमत में पेश कर दिया। ठीक है, तालूत ने कहा और रासम चला गया। तब उसने दोशाला खोलकर मेरे तरफ बढ़ाया। इसे कंधों पर डाल लो, जब लोगों की निगाहों से पोशीदा होना हो तो उसे सर पर ओढ़ लेना। क्या वाकई? मैंने फूले हुए सांस के साथ कहा। झूठ बोला है कभी मेरी जान, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा और मैंने दोशाला ओढ़ लिया।
खूब, अब मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं देख सकता। मैं हैरत से तालूत की शक्ल देख रहा था। न जाने क्यों मुझे यकीन नहीं आया कि मैं दूसरों की निगाहों से पोशीदा हूँ, लेकिन तालूत के लिए सब कुछ मुमकिन था। मैंने उससे कुछ ना कहा और उसके साथ बाहर निकल आया। हम दोनों नवाब साहब की ख्वाबगाह की तरफ चल पड़े। रास्ते में तालूत के बयान की तस्दीक हो गई। मुलाजम हमारे करीब से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी, हालांकि आम हालात में उनके सांस फूल जाते थे। बहरहाल मुझे यकीन हो गया, तालूत के इस तोहफे से मैं बहुत खुश था। तालूत पहले भी यहाँ की सैर कर चुका था, इसलिए वो सीधा नवाब साहब की ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया। लेकिन अभी हम दरवाजे पर ही थे कि अचानक अकब से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। नवाब बेगम आ रही थी। हम जल्दी से एक तरफ हट गए। नवाब बेगम ने ख्वाबगाह का दरवाज़ा खोला और जो ही वो अंदर दाखिल हुई, तालूत ने मुझे इशारा किया। हम बड़ी सफाई से बेगम साहबा के पीछे दाखिल हो गए और यही मुनासिब ही हुआ, क्योंकि बेगम साहबा के अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया गया। तालूत ने मेरे कान में सरगोशी की, कोई गलत मंजर ना शुरू हो जाए, आंखें बंद कर लेंगे, मैंने जवाब दिया। लेकिन नवाब साहब के चेहरे से परेशानी अयां थी, इसीलिए सब खैरियत रही। आपने मुझे बुलाया था नवाब साहब? बेगम साहिबा ने पूछा। जी, नवाब साहब ने जवाब दिया। खैरियत? क्या आप खैरियत समझती हैं? नवाब साहब ने संजीदगी से कहा। मैं नहीं समझी या समझना नहीं चाहती। बराह करम मुझे बताइए, आप खासे परेशान मालूम होते हैं। बेगम साहिबा ने खुद भी परेशानी से कहा। अगर आप मुस्तरिब नहीं बेगम, तो हमें हैरत है, क्या शमशीर को देखने के बाद हमारा सुकून बरकरार रह सकता है? शमशीर? बेगम साहिबा ने उलझे हुए अंदाज में कहा। यूरोप में पूरे 14 साल गुजारे हैं। 14 साल कम नहीं होते। फरंगियों की आदतें अपना ली हैं। अपने माहौल में रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। मुझे तो वो पागल मालूम होता है। और आप कह रही हैं बेगम, जिसे उसने सबके सामने बाजुओं में भर लिया था, क्या हमारे यहाँ इससे कबल भी ऐसी कोई वारदात हुई है? मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई थी, मगर फिर भी ये उसकी मोहब्बत थी। आखिर वो हमारा बच्चा भी है। सोचना पड़ेगा बेगम, अब हम इतने गए गुजरे भी नहीं कि अपनी रवायात का जनाजा निकाल कर उस मरदूद को अपना लें। क्या कह रहे हैं आप? ठीक ही कह रहे हैं बेगम। आपको नहीं मालूम, थोड़ी देर कबल खाने के कमरे में उसने कैसी फजूल गुफ्तगू की थी। उफ, हमारा वकार टुकड़े टुकड़े हो गया। वो दोनों दिल ही दिल में हम पर किस कदर हंस रहे होंगे। हमें खदशा है बेगम कि नामकूल शमशीर उन दोनों से भी फजूल गुफ्तगू ना शुरू कर दे। अरे आप तो शमशीर से सख्त नाराज मालूम होते हैं। ये तो परेशानी की बात है। कुदरत हमसे कोई इम्तिहान ले रही है बेगम। उस शख्स ने हमारा सुकून छीन लिया है। अब बताइए कि हम उसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ कैसे दें, जिसने उसका नाम तक बिगाड़ दिया। उसकी कोई बात भी तो सलीके की नहीं है। ना मालूम असगर दौला का क्या हाल होगा। असगर दौला बेटे पर जान देता है। उसने उसकी शख्सियत को जरूर कबूल कर लिया होगा। बेगम परेशानी से बोली। और सीमी, क्या वो इस नामाकूल को पसंद करेगी? सीमी बेजुबान है। वो तालीम याफ्ता होने के बावजूद मेरी बच्ची है। उसे आप जिसके सुपुर्द करेंगे उसे कबूल कर लेगी और पूरी जिंदगी गुजार देगी। लेकिन क्या वो जिंदगी होगी बेगम? अफसोस, हम अपनी गलत कार्यों की वजह से अपनी बेटी के दुश्मन बन गए। खुदा ना करे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेगम रोहानसी आवाज में बोली। और नवाब साहब ने कहा, हम इस हकीकत से इनकार नहीं करेंगे बेगम, असगर दौला हमारा जिगरी दोस्त है। हम उसकी फितरत से वाकिफ हैं। अगर हम शमशीर को ठुकरा दें तो वो दोस्ती को बलाए ताक रख देगा। और तुम जानती हो, जलालाबाद उसके हाथ रहन है। अब तो अगर हम खुद को भी बेच दें तब भी उसकी रकम वापस नहीं कर सकते। बेगम ने गर्दन झुका ली। तालूत ने मैनी खेज नजरों से मेरी तरफ देखा। कुछ सोचिए बेगम। मैं क्या सोचूं? आपकी परेशानी देखकर तो मेरे भी हाथ पांव फूल गए। खुदा के लिए अपने आप को संभालिए, उसे कबूल कर लीजिए और फिर सब कुछ उसके हवाले करके गोशाए नशीन हो जाइए। लेकिन उस शख्स को हम कौन से दिल से कबूल करें? उससे बेहतर है कि हम अपनी बेटी को भी जहर दे दें और खुद भी जहर खाकर हमेशा के लिए इन झगड़ों से निजात हासिल कर लें।
सुनिए तो सही, खुदारा इस तरह ना सोचिए। मुमकिन है सीमी को उसकी हरकतें नागवार ना हो, मुमकिन है शमशीर उसे पसंद हो। अगर ऐसा है तो फिर हमें क्या एतराज़ हो सकता है? क्या ये मुमकिन है बेगम? नवाब साहब उम्मीदों की कैफियत में बोले। उसका अंदाज़ा लगा लिया जाएगा। वो किस तरह? ये आप मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं किसी न किसी तौर सीमी की राय मालूम कर लूँगी। हमें उम्मीद नहीं है कि सीमी इतनी बदज़ौक़ साबित होगी, ताहम हमारी दिली ख्वाहिश है कि वो शमशीर उद्दौला को पसंद कर ले, ताकि हमें किसी मुसीबत से दो चार ना होना पड़े। नवाब जलालुद्दीन थके थके अंदाज में बोले। खुदारा आप भी खुद पर काबू रखें, उसकी अहमकाना हरकतों को नज़रअंदाज कर दें, उसे बददिल ना करें, मसलहत का यही तकाजा है। खुदा के लिए अपने आप को संभालिए। बेगम साहिबा नवाब साहब से लिपट गईं और तालूत ने जल्दी से आंखें बंद कर लीं। निकलो यार, माहौल वाकई बिगड़ गया है। आओ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर उसने दरवाजे पर आहट पैदा की और बेगम साहिबा जल्दी से नवाब साहब से अलहदा हो गईं। नवाब साहब खुद उठकर दरवाजे पर आए। उन्होंने दरवाज़ा खोला और बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगे। हम दोनों तेजी से बाहर निकल आए और थोड़ी देर के बाद हम दोनों अपने कमरे में थे। तालूत के चेहरे पर शदीद हैरत के आसार थे। वो अहमकाना अंदाज में मेरी तरफ देख रहा था। क्यों? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या है यार, ये सब क्या है? ढोल का पोल, मैंने जवाब दिया। बड़ी अजीब बात है। क्यों? ये तज़्को एहतशाम, ये नौकरों की फौज, ये रेस को घोड़े और फिर ये कर्ज। नवाब हैं भाई, हमारे यहाँ के नवाब ऐसे ही होते हैं। मेरा ख्याल है रेस का शौक नवाब साहब को ले डूबा है और अब सिर्फ खाल रह गई। एक बात ज़रूर कहूँगा, तालूत ने मुतासर लहजे में कहा। क्या है? शरीफ आदमी, तबीयतन नेक है। हाँ, इसमें क्या शक है? मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। अबे तो क्या हम शरीफ नवाज नहीं हैं? तालूत बिगड़ते हुए लहजे में बोला। बिल्कुल हो भाई, मैंने कब मना किया? मैंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। तो क्या अब हम इतने गए गुजरे हैं कि इस नवाब का इतना मामूली सा कर्ज अदा नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, मैंने जवाब दिया। ठीक है, हम नवाब का कर्ज अदा करेंगे और फौरन अदा करेंगे। सिर्फ थोड़ी सी तरमीम कबूल करो, पेश करो। तालूत ने मस्खरेपन से गर्दन अकड़ाते हुए कहा। ये फौरन का लफ्ज़ उड़ा दो। अभी तेल देखो, तेल की धार देखो। इसे देखने से क्या होगा? मुहावरा है। मकसद ये है कि अभी हालात का जायजा लो, जरा इन सीमी साहबा का अंदलिया लो। ये क्या फरमाती हैं? नए दौर की अनोखी नस्ल हैं। मुमकिन है मौसूफा इस चंपीजी को दिलो जान से चाहने लगे। ऐसी सूरत में हम अहमकों को सर पीटने के अलावा और कुछ ना करना पड़ेगा। हाँ, ये तो दुरुस्त है। खैर, हालात का जायजा लेते हैं, इसके बाद फैसला करेंगे। तालूत ने मेरी बात मान ली। शाम की चाय पर ही हालात बदले हुए थे। चाय लाइन पर ही लगाई गई और रंग बिरंगी कुर्सियों पर नवाब साहब, बेगम साहिबा, सीमी, नुसरत, रूही के अलावा दो लड़कियां और भी थीं। सीमी ने एक खूबसूरत लिबास पहना हुआ था, उसमें बेहद हसीन नजर आई, लेकिन उसका चेहरा उसी तरह सपाट था। कोई तासर नहीं पाया जाता था उसके चेहरे पर। हम लोग जो ही लान पर पहुंचे, दूसरी तरफ से शमशीर उद्दौला अपने जानबाजों के साथ आता नजर आया। हमें देखकर उसका मुंह बन गया, लेकिन बहरहाल हम साथ ही लान पर पहुंचे। नवाब साहब ने खड़े होकर हम लोगों का खैर मकदम किया। दूसरे लोग भी खड़े हो गए। हेलो आदिल मियाँ, हेलो साइम, आओ शमशीर, उन्होंने कहा और शमशीर के लिए ख़ास तौर से अपने नज़दीक की कुर्सी खिसकाई। थैंक यू अंकल। शमशीर ने इस एजाज़ को महसूस कर लिया और गर्दन अकड़ा कर बैठ गया। हेलो शिमी, कैसी हो? उसने बाकी सब को नज़रअंदाज करते हुए कहा। शुक्रिया, ठीक हूँ, सीमी ने उसी सपाट लहजे में कहा। कुछ गड़बड़ हो चुकी थी। शायद सीमी की वालदा ने उसे हालात से आगाह कर दिया था, वरना सीमी से जवाब ना मिलता। चाय शुरू होने लगी और चाय के दौरान शमशीर ने कहा, क्या आप हमें आउटिंग की इजाज़त देंगे अंकल? हाँ हाँ, सीमी और नुसरत वगैरह तुम्हें गर्दो नवाह की सैर करा देंगे। शहजादा आदल और शहजादा साइम भी तुम्हारे साथ होंगे, नवाब साहब ने जल्दी से कहा। ओह ज़रूर, शमशीर ने किसी कदर नागवारी से कहा। आप दोनों हजरात कब तक यहाँ क़याम करेंगे? शमशीर ने बराह रास्त हमसे सवाल किया और नवाब साहब का चेहरा फक हो गया। इससे कबल के नवाब साहब बात बराबर करने की कोशिश करते, तालूत जल्दी से बोल पड़ा। आपके आने से कबल
हम यहाँ से जाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आपके आने से ही माहौल बदल गया। इस रौनक को छोड़कर हम कैसे वापस जा सकते हैं? चुनाचा आप फिक्र ना करें नवाब शमशीर उद्दौला, जब तक आपका क़याम है हम भी यहीं रहेंगे, ताकि आपको किसी बोरियत का एहसास ना हो। आप जैसी नायाब शय, मेरा मतलब है दिलचस्प शख्सियत को छोड़कर वापस जाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तालूत की गुफ्तगू के दौरान मैं सीमी की तरफ देखता रहा। शमशीर के बेतुके सवाल पर सीमी के चेहरे में थोड़ी सी तब्दीली हुई थी, लेकिन तालूत के जवाब पर उसके होंठों पर एक बारीक सी मुस्कुराहट फैल गई। दूसरी तरफ नवाब साहब ने भी इस जवाब पर सुकून की सांस ली और जल्दी से बोले, हाँ हाँ मियाँ, ये आप ही का घर है। हमारी खुशकिस्मती होगी अगर आप यहाँ क़याम करें। शमशीर उद्दौला खामोश हो गए। अब उनके बोलने का कोई जवाब नहीं था। बहरहाल चाय के बाद नवाब साहब ने सीमी से कहा, सीमी बेटे, मेहमानों की खातर मुदारत की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही डाल दी गई है, उन्हें तकलीफ ना होने पाए। सीमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो शमशीर से मुखातब होकर बोली, तैयार हो जाइए, सिर्फ चंद मिनट की इजाज़त। शमशीर जल्दी से बोला और फिर अपने साथियों की तरफ इशारा करके वापस चल पड़ा। आप लोग भी? सीमी हमीद हमारी तरफ रुख करके बोली। जो हुक्म, तालूत ने कहा और हम दोनों भी सीमी के रवैये पर तबसरा करते हुए अपने कमरे की तरफ चल पड़े। मैं उन लोगों की फौरन गुलू खुलासी कर देता, यानी यहाँ से दाल फे ऐन हो जाता, लेकिन इन लोगों को बेसहारा छोड़कर नहीं जा सकता। इन्हें हमारी ज़रूरत है। और ये लड़की, मेरा मतलब है सीमी, मेरा ख्याल है वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई है। मेरा मतलब है उसकी माँ ने उससे गुफ्तगू कर ली है। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। अजी इस लंगूर की क्या मजाल जो इस हूर का बाल भी बीका कर सके। तालूत ने ख्याली मूंछों पर ताव फेरते हुए कहा। मुहावरा, वेरी गुड, अब तो ऐसा ही होगा, तालूत ने कहा और फिर हम अपने कमरे में पहुंच गए। रासम, तालूत ने आवाज़ दी। आका, रासम हाजिर हो गया। 2 इंतहाई उम्दा किस्म के सूट दरकार हैं, बस ये समझ लो कि इनका जवाब ना हो। हम मुकाबला हुस्न में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। रासम गया और वापस आ गया। जदीद तराश के 2 आला दर्जे के सूट मौजूद थे। तालूत ने तैयारी पर खासा वक़्त सिर्फ किया और फिर मुझे भी बहुत सी हदायत दी। फिर बुआ ही कमरे में आईं। सलाम शहजादे भैया, छोटी बीबी बुला रही हैं बाहर गाड़ी में। अरे बुआ, कहाँ गायब रहती हैं आप? मेरी आंखें तो हर वक्त आपको तलाश करती रहती हैं, तालूत ने कहा। बुआ ने दांत पीसकर हमारी तरफ देखा, फिर जल्दी से संभल गईं। चलो जल्दी चलो भैया, बीबी जी, और फिर वो झपाक से बाहर निकल गईं। हम दोनों भी हंसते हुए बाहर आए। आज नवाब साहब की कार भी हमारे इस्तेमाल में थी। हमारी कार भी पोर्च में मौजूद थी और शमशीन कीना तोड़ निगाहों से उसे देख रहा था। सीमी के नज़दीक सिर्फ नुसरत, रूही और 2 लड़कियां और भी थीं। शमशीर उद्दौला के 3 बहादुर भी मौजूद थे और उन्होंने अमेरिकन काउबॉय लिबास पहन रखे थे। खुद शमशीर उद्दौला भी ऐसे ही लिबास में था। वो खुद में फूला नहीं समा रहा था। उसके दोनों तरफ होलिस्टर लटक रहे थे जिनमें पिस्तौल के दस्ते नजर आए। कंधे से एक नफीज राइफल भी लटक रही थी। क्या शिकार का प्रोग्राम है? तालूत ने पूछा। हाँ यकीनन, क्या आपकी रियासत में शिकार नहीं खेला जाता? शमशीर ने कहा। हाँ लेकिन दिन में, तालूत ने जवाब दिया। अभी कौन सी रात हो गई? शमशीर जल्दी से बोला और फिर गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए उसने कहा, आओ शिमी, बैठो लड़कियों, और हाँ तुम लोग उनके साथ बैठ जाओ। उसने हमारी गाड़ी की तरफ इशारा करके अपने साथियों को मुखातब किया और एक लम्हे के लिए सीमी ने रहम तलब निगाहों से हम दोनों को देखा। तालूत जल्दी से उन लोगों से बोला, तशरीफ लाइए हजरात। तीनों लड़ाके हमारी गाड़ियों की तरफ बढ़ गए। सीमी शमशीर के बराबर बैठ गई और बाकी लड़कियां अकबी सीट पर। शमशीर ने स्टीयरिंग संभाला और दूसरी तरफ हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग खसूसी तौर पर तालूत ने संभाला था। तुम ड्राइवर करोगे? मैंने हैरत से पूछा। हाँ क्यों, अभी मैं इतना गामड़ भी नहीं हूँ, तालूत ने जवाब दिया और कार स्टार्ट कर दी। फिर दोनों गाड़ियां नवाब महल से बाहर निकल आईं। शमशीर ने वही हरकत की थी जिसकी तवक्का थी। उसकी गाड़ी बंदूक की गोली की तरह बाहर निकली और फिर बर्क रफ्तारी से दौड़ने लगी। हमारी कार पुरवकार अंदाज से आगे बढ़ रही थी। मिस्टर आदल, क्या आप तेज ड्राइविंग नहीं कर सकते? हम पीछे रह जाएंगे। यूरोप में तो लड़कियां भी इससे ज्यादा तेज गाड़ियां दौड़ाती हैं, एडगर बोला। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं मिस्टर एडगर, तालूत ने कहा।
अचानक उसने गाड़ी को रेस दी और फिर ब्रेक लगाए। तीनों जियाले हमारी गर्दनों पर सवार होने की कोशिश करने लगे, लेकिन कार के दूसरे झटके ने उन्हें सीटों पर फेंक दिया और फिर तो तालूत ने वो क़यामत मचाई कि तौबा ही भली। वो झटकों से गाड़ी चला रहा था और पीछे बैठे हुए लोगों का बुरा हाल था। उन्होंने कई बार अपना हैट उठाकर सरों पर जमाए, उनके हुलिये बिगड़ गए थे। हम लोगों को भी दिक्कत हो रही थी, मगर उनसे कम। मिस्टर आदल, ये क्या? नाइडे झटकों के दौरान कह रहा था। हमारी रियासत में गाड़ी चलाने का यही अंदाज है मिस्टर नाइडे, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। शमशीर की कार अब नजर आने लगी थी। वो गधा रफ्तार बढ़ाए जा रहा था, लेकिन तालूत ने भी खासी रफ्तार रखी थी। ये दूसरी बात है कि झटके भी जारी थे और तीनों बहादुरों का कचूमर बन रहा था। वो गधों की तरह हाँप रहे थे। आज भी जोबी फाल ही का रुख किया गया। बहरहाल खुदा खुदा करके हम जोबी फाल पहुंच गए। शमशीर ने गाड़ी रोक दी। तालूत भी अपनी कार उनके करीब रोक दी। शमशीर मुस्कुरा रहा था। फिर उसने तालूत की तरफ रुख करके कहा, मेरा ख्याल है शहजादा आदल, आपको कार दौड़ाने की ज्यादा मश्क नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ कारों का इस्तेमाल कम ही है। हम मर्दाना सवारी ज्यादा पसंद करते हैं, मेरा मतलब है घोड़े। ओह, राइडिंग का मुझे भी शौक है। फ्रैंकफर्ट राइडिंग क्लब से 3 साल तक राइडिंग का आला एजाज हासिल करता रहा हूँ। चौथे साल क्या हुआ शमशीर साहब? तालूत ने पूछा। चौथे साल हमने फ्रैंकफर्ट छोड़ दिया, शमशीर जल्दी से बोला और फिर कहने लगा, मेरा ख्याल है कल आपसे मुकाबला हो जाए। आप अंकल जलालुद्दीन के मेहमान हैं। आपके लिए तफरीहात मुहैया करना हमारा फर्ज है। मुझे क्या एतराज हो सकता है? क्यों सीमी साहबा? तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। सीमी सिर्फ मुस्कुराकर रह गई। तेज रफ्तारी से लड़कियां भी बदहवास थीं, लेकिन पुरलतफ कैफियत उन जानबाजों की थी जो कराहते हुए कार से उतर रहे थे। अरे तुम लोगों को क्या हुआ? शमशीरुद्दौला ने चौंक कर उनसे पूछा। शहजादा आदल ड्राइविंग के अबजद से भी वाकिफ मालूम नहीं होते, कडरू ने दांत पीसते हुए कहा। मुझे एतराफ़ है, पहले भी एतराफ़ कर चुका हूँ, तालूत ने मौजरतमीद अंदाज में कहा। मगर हुआ क्या? शमशीर ने उन्हें घूरते हुए कहा। तमाम रास्ते शदीद झटके लगते रहे और अब हमारी रीढ़ की हड्डियां जवाब दे चुकी हैं, नाइडे गुर्राया। अब ऐसा भी नहीं, हम दोनों तो ठीक हैं, तालूत फिर बोला। मैंने सीमी के होंठों पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट देखी जिसे वो पी गई। शमशीर बुरा सा मुंह बनाए पलट पड़ा था। फिर उसने अपना मूड बहाल किया और चारों तरफ देखता हुआ बोला, कितना हसीन मंजर है, आए सीमी हम सैर करें। उसने सीमी के हाथ में हाथ डालना चाहा, लेकिन सीमी जल्दी से आगे बढ़ गई। शमशीर भी उसके साथ चल पड़ा। आप लोगों का क्या ख्याल है? तालूत ने नाइडे वगैरह से पूछा। आपने किसी काबल ही कहाँ छोड़ा है, हम आराम करेंगे, नाइडे ने जवाब दिया। थोड़ी देर सो जाइए, थकन दूर हो जाएगी। आओ नुसरत आओ, तालूत लड़कियों से बोला। सीमी की इस अनोखी बद अखलाकी पर वो भी हैरान थी। बहरहाल वो बिला चुरुओं चरा हमारे साथ आगे बढ़ गईं। उन तीनों वैश्यों से वो भी खौफजदा मालूम होती थी। नुसरत और रूही हमारे बराबर चल रही थी। एक बात पूछूं? रूही ने अचानक तालूत से पूछा। जरूर मिस रूही। इन तीनों का हुलिया आपने किस तरह बिगाड़ा? अरे बस खुद ब खुद बिगड़ गया, हमने तो कुछ भी नहीं किया, तालूत ने मासूमियत से जवाब दिया। नामुमकिन, आप लोगों की शरारत है, माफ कीजिएगा इस बेतकल्फी के लिए। एहसास भी ना दिलाइए, वरना उनके पास 6 पिस्तौल हैं, तालूत ने खौफजदा होने की अदाकारी करते हुए कहा और रूही हंसने लगी। नुसरत मेरे साथ चल रही थी, बकिया लड़कियां पीछे रह गईं। साइम साहब, अचानक नुसरत ने आहिस्ता से कहा और मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आप लोग अरसा तक ना भुलाए जा सकेंगे, आप बहुत बड़े लोग हैं। मुमकिन है आप हमें आसानी से फरामोश कर दें। आसानी से ना कहें नुसरत साहबा, हमें भी खासी मुश्किलात पेश आएंगी। अजनबियों से इतनी उनसियत क्यों हो जाती है साइम साहब? नुसरत अजीब से अंदाज में बोली। दिल का काम बगावत है, उस पर काबू रखना ज़रूरी है। मैंने कहा, मैं इस लड़की को बहकाना नहीं चाहता था, मेरे चंद अल्फाज उसे भटका सकते थे और मैं ये नहीं चाहता था। ठीक कहते हैं आप, बहरहाल आप दिल के भी बहुत अच्छे हैं। मैं शायद ज़िंदगी के किसी दौर में आपको ना भुला सकूं, वो सरगोशी के अंदाज में बोली और फिर जल्दी से कहने लगी। शमशीर साहब, आपके आ जाने से माहौल किसी कदर मुकद्दर हो गया है, लेकिन मैं आप लोगों की बड़ाई की कायल हूँ। आपने जिस तरह बुआ को नज़रअंदाज किया, उसी तरह उन्हें भी कर रहे हैं।
ओह ओह कुछ नहीं, हाँ अगर आप पसंद करें तो चंद राज की बातें मुझे बता दें। मैंने कहा ज़रूर पूछिए। वो मुस्तअदी से बोली, क्या सिमी शमशीर को पसंद करती है? मेरे इस सवाल पर नुसरत ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा और फिर बोली, इस सवाल का जवाब आप ही दे दें साइम साहब। क्या कोई मशरक़ की लड़की शमशीर को पसंद कर सकती है? मेरे लिए ज़रा टेढ़ा सवाल है। अज़राहे तकल्लुफ़ कुछ ना कहें। बहरहाल आपके सवाल का जवाब ये है कि सिमी बचपन से शमशीर से मंसूब है। हमारे ख़ानदानी इक़्तिदार इस बात की इजाज़त नहीं देते कि हम वालिदैन से बगावत करें। क्या आपको सिमी के दिल का हाल मालूम है? मैं और रूही उसकी गहरी दोस्त हैं, लेकिन शमशीर के साथ उसका रवैया, वो अपने वालिदैन को शर्मिंदा नहीं करना चाहती। बराह करम इस बारे में और कोई सवाल ना करें, नुसरत ने कहा और मैंने एक गहरी सांस लेकर गर्दन हिला दी। यूं भी मुझे यकीन था कि सिमी के रवैये में तब्दीली किसी खास ही बिना पर है। बहरहाल तालूत उन लोगों का मसला हल करने पर तैयार था और ये भी बेहद मुसर्रत की बात थी। मैंने रुककर दूर तक निगाह डाली। ना जाने शमशीर सिमी को लेकर कहाँ निकल गया था। वो बदफितरत इंसान सिमी के साथ कोई बदसलूकी भी कर सकता था। मैंने तालूत की तरफ देखा और तालूत रुक गया। वो मेरे नज़दीक आ गया। जंगल है आदल, कहीं सिमी खातून किसी दुश्वारी में ना गिरफ्तार हो जाएं। ओ हाँ आइए उन्हें तलाश करें, तालूत बोला और हमने रुख बदल दिया और फिर हम तेज़ी से उस तरफ चल पड़े जिधर शमशीर वगैरह गए थे। दूर से वो हमें पत्थरों पर बैठे नजर आए। सिमी सर झुकाए बैठी थी और शमशीर उससे थोड़े फासले पर बैठा गालबन उससे कुछ बातें कर रहा था। हम सब उनके नज़दीक बैठ गए। भाई आज की सैर में लुत्फ़ नहीं आया, क्यों शमशेर साहब? क्या इस हसीन नदी में ना नहाना गुनाह नहीं है? तालूत ने कहा। इस वक्त और फिर पानी भी ठंडा है। अरे हाँ, आपको तो जुकाम हो जाएगा। आओ साइम हम लोग नहाएं। ऐसी बात भी नहीं है, शमशीर ने कहा और जल्दी से खड़ा हो गया। और फिर वो सिमी की तरफ रुख करके बोला, आपकी इजाज़त से। मैं और तालूत इस तरह एक बड़े पत्थर की ओट में चले गए थे जैसे लिबास उतार रहे हों। मैं तालूत की चाल नहीं समझ सका, इसलिए टाई की नाट ढीली करने लगा। क्या कर रहे हो? बर्फ का पिघला हुआ पानी है, एक गोता भी लगाया तो औसान खता हो जाएंगे। तो फिर मैंने हैरत से कहा, शेर दिल शमशेर दौला को नहाने दो। तालूत ने कहा और मैं बेतहाशा हंस पड़ा। हम चंद शायद इंतजार करते रहे। तालूत दूसरी तरफ झांकता रहा। फिर उसने शमशेर को पानी में छलांग लगाते देखा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो बोला और मेरा हाथ पकड़े चट्टान की ओर से निकल आया। लड़कियां हमारी मुंतजिर थी, लेकिन हमें लिबास पहने देखकर वो चौंक पड़ी और अचानक सिमी ने बेसाख्ता कहका लगाया। क्यों? वो बोली, हमने प्रोग्राम मुलतवी कर दिया है, पानी वाकई ही ठंडा है। तालूत ने सूखे मुंह से कहा और लड़कियां पेट पकड़कर हंसने लगी। दूसरी तरफ शमशेर बहादुर का बुरा हाल था, दांत भींच गए थे, आवाज भी नहीं निकल रही थी। झोंक में पानी में कूदते ही वो दूर निकल गया था और अब शायद उसके हाथ पांव शल हो गए। पानी ठंडा तो नहीं है शमशेर साहब? तालूत ने हाँक लगाई, लेकिन शमशेर साहब के मुंह से आवाज नहीं निकल सकी। अलबत्ता वो बदहवासी के आलम में किनारे की तरफ वापस आ रहे थे। ना जाने किस तरह वो ऊपर आए, लेकिन कैफियत ये थी कि होंठ नीले पड़ रहे थे, पूरे बदन के रोंगटे खड़े हुए थे और बुरी तरह कांप रहे थे। देखा, मैं ना कहता था कि पानी ठंडा होगा, मैंने तालूत को घूरते हुए कहा। आप ठीक ही कहते हैं साइम भाई, तालूत ने सआदतमंदी से कहा। मेरे साथियों को बुलाओ। शमशेर बुरी तरह बदहवास हो रहा था। अरे क्या बहुत सर्दी लग रही है शमशेर भाई? तालूत ने तअज्जुब से पूछा। मेरा लिबास शमशीर जानकनी की कैफियत में था। मैंने नुसरत को इशारा किया और नुसरत उस चट्टान की तरफ लपकी। दूसरी तरफ तालूत ने गर्दन टेढ़ी करके कहा, रासम लिबास। उसके अल्फाज मैं ही सुन सका था और मैंने वाकई शमशेर पर फातेह पढ़ ली। नुसरत परेशान सी वापस आई। वहां तो नहीं है। कहाँ गया देखो तुम लोग? मैंने शमशेर की हालत से परेशान होते हुए कहा और दूसरी लड़कियों ने वहां से खिसकना ही मुनासिब समझा।
हंसरी रोकने से उनके पेट में दर्द हो रहा था। कई मिनट गुजर गए। शमशेर अकड़ू बैठा था और सर्दी खाए हुए कुत्ते के पिल्ले की तरह कांप रहा था। कहाँ मर गई कमबख्त। मैं खुद उस तरफ बढ़ गया जहाँ शमशेर बहादुर ने लिबास उतारा था, लेकिन लिबास होता तो मिलता। तालूत बड़े इत्मीनान से खड़ा था और फिर सीमी लड़कियों के साथ वापस आई। वो परेशान सी थी, लेकिन चट्टान की दूसरी तरफ जाकर वो भी शायद खूब हंसी थी। ना जाने कहाँ गया, वो परेशानी से बोली और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, अल्लाह साईं भाई, आप ही अपना कोट दे दीजिए। ओह जरूर। मैंने जल्दी से कोट उतार कर सीमी को दे दिया। सर्दी शायद ज्यादा ही महसूस हो रही थी। आप लोग अपने दुपट्टे भी ओढ़ा दें। मेरे साथियों को बुलाओ, शमशेर ने बेमुश्किल कहा। अच्छा, मैं बुलाता हूँ, तालूत ने कहा और तेजी से उन लोगों की तरफ बढ़ गया जो अभी तक अपने जोड़ दुरुस्त करने में लगे हुए थे। फिर शमशेर को अजीब हालत में कार तक ले जाया गया। वो मेरा कोट पहने हुए था और उसकी गर्दन में बहुत से रंगीन दुपट्टे झूल रहे थे। आप लोग नवाब शमशेर को लेकर चलिए, हम दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं। तालूत ने शमशेर के साथियों से कहा। मैं भी साथ जाऊंगी, सीमी ने कहा और तालूत चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी कैफियत थी। सीमी उन लोगों के पीछे पीछे चल पड़ी और थोड़ी देर के बाद नवाब साहब की कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ी। तालूत ने एक गहरी सांस ली। कहीं ये बंदा रास्ते में फौत ना हो जाए, रूही ने कहा। नहीं रूही, ऐसा मत कहो, वो हमारी सीमी का मंगेतर है। नुसरत ने संजीदगी से फरमाइश की और रूही खामोश हो गई। हम सब लोग भी तालूत की कार की तरफ बढ़ गए, मगर कपड़ों का ताज्जुब है, कपड़े कहाँ गए? ये किसी की शरारत भी नहीं थी, कोई उस तरफ नहीं गया। एक और लड़की संजीदगी से बोली, लेकिन उसने पानी में छलांग ही क्यों लगाई? रूही ने कार में बैठते हुए कहा और मैंने स्टीयरिंग संभाल लिया और तालूत मेरे बराबर बैठ गया। नुसरत ने हम दोनों की तरफ देखा और हंस पड़ी। ना जाने क्यों उसकी हंसी के साथ ही लड़कियों की हंसी भी स्टार्ट हो गई। आप लोग भी तो चट्टान के पीछे लिबास तब्दील करने गए थे, फिर आपने इरादा क्यों मुलतवी कर दिया? साईं भाई कहने लगे कि शमशीर दौला ताकतवर हैं, उसके मुकाबले में तैरना शर्मिंदगी उठाना होगा, फिर पानी के ठंडे होने का भी खतरा था और मैं बहरहाल अपने 20 दिन बड़े भाई की बात का एहतराम करता हूँ, तालूत ने जवाब दिया। अफसोस ये मशवरा किसी ने शमशेर साहब को नहीं दिया। जिस वक्त महल पहुंचे तो वहां काफी ले दे हो रही थी, डॉक्टर दौड़ रहे थे। शमशेर बहादुर सख्त बुखार में मुब्तला हो गए थे। हम दोनों भी उन्हें देखने गए। नवाब साहब कहीं गए हुए थे। बहरहाल शमशेर के तीनों दोस्त उसके गिर्द जमा थे। हमने कुछ अफसोस के साथ अल्फाज कहे और अपने कमरे में वापस आ गए। बड़े इंतहा पसंद हो यार, मैंने कमरे में दाखिल होकर कहा। अरे तो क्या मैंने उसे पानी में धकेल दिया था? तालूत लड़ाका बूढ़ियों के से अंदाज में बोला और मैं हंसने लगा। तालूत भी हंस रहा था। बहरहाल वो दुपट्टों में मलबूस बहुत खूबसूरत मालूम हो रहा था। तालूत ने हंसते हुए कहा, लिबास गायब हो जाना मशकूक है, हमारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं रख सकता। तालूत बोला और फिर अजीब से लहजे में कहने लगा, मगर उस लड़की का रवैया बेहद पुर इसरार है। बिल्कुल नहीं तालूत, मैंने कहा। क्यों? वो कितनी बद अखलाकी से हमें छोड़कर चली आई। उसकी मजबूरियों को नजरअंदाज मत करो। चलो ठीक है, तुम्हारे कहने से उसे माफ किया। तालूत ने लिबास उतारते हुए कहा। कहीं मर ही ना जाए कमबख्त, मैंने कहा। इतना बागैरत नहीं है, फिक्र मत करो। हमने लिबास तब्दील किया और कुर्सियों पर बैठ गए। रात हो गई थी, बाहर की कैफियत मालूम नहीं हुई। फिर हमने उठने का इरादा किया कि दरवाजे से सीमी की शक्ल नजर आई। वो अंदर आ गई, उसका चेहरा धुआं हो रहा था। खैरियत मिस सीमी, अब कैसी हालत है? तालूत ने चौंक कर कहा। सीमी के चेहरे पर बेपनाह संजीदगी थी, उसकी आंखें झुकी हुई थी। खैरियत तो है सीमी, क्या शमशेर? नहीं, वो ठीक हैं। सीमी एक कुर्सी पर बैठ गई। आप उनके लिए परेशान हैं मिस सीमी? तालूत ने पूछा। लेकिन सीमी की गर्दन झुकी हुई थी। फिर उसकी आंखों से आंसुओं के 2 कतरे जमीन पर टपक पड़े। तालूत चौंक कर खड़ा हो गया। वो अज़तराबी अंदाज में सीबी के करीब पहुंच गया और फिर उसने गंभीर लहजे में कहा, मैं अपनी शरारत पर सख्त शर्मिंदा हूँ मिस सीमी। मुझे बेहद अफसोस है कि आपको दुख पहुंचा। बेफिक्र रहें, शमशेर ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है। आदल साहब, मैं सख्त शर्मिंदा हूँ। सीमी की लरजती हुई आवाज़ उभरी।
आप क्यों? तालूत ने तअज्जुब से पूछा, लेकिन सीमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो बैठी आंसू बहाती रही। तालूत परेशानी से मेरी शक्ल देखने लगा, लेकिन खुद मेरी समझ में नहीं आया था कि सीमी किस बात की मुआफ़ी मांग रही है। मिस सीमी, बराहे करम, तालूत बुखलाए हुए अंदाज में बोला, देखिए आंसू ना बहाइए, मुझे दुख है कि आप हमारी वजह से आपको कोई तकलीफ पहुंची। मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंची, सीमी ने सिसकी के अंदाज में कहा। मुझे इस बात का दुख है कि शायद आप मुझे सख्त बद इखलाक समझ रहे होंगे। मैं ऐसी नहीं हूँ आदल साहब, मैं ऐसी नहीं हूँ साइम साहब। हमारी कुछ घरेलू परेशानियाँ हैं, हमारी कुछ घरेलू मजबूरियाँ हैं, मैं उनकी वजह से मजबूर हूँ। खुदारा मेरे बारे में अपने ख्यालात तब्दील ना करें, मैं आप लोगों से बहुत मुतासर हूँ, ये माहौल आपके शयान शान नहीं। उसने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया और फिर दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई। तालूत हक्का बक्का रह गया, फिर उसने परेशानी से मेरी तरफ देखा। मैं खुद सीमी की गुफ्तगू पर गौर कर रहा था और अब ये गुफ्तगू मेरी समझ में आ रही थी। ये सब क्या है आरफ? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। कोई ख़ास बात नहीं तालूत, पोशीदा राज खुल रहे हैं और बस। तफसील से बताओ वरना फिर यहाँ से भाग चलो, तालूत ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन तुमने इस मजलूम खानदान को बनूर से निकालने का फैसला किया था तालूत। अरे तो मुझे कब इंकार है, लेकिन कुछ समझ में तो आए। ये कहना चाहती थी, क्या समझाना चाहती थी? कार में शमशीर के साथ सफ़र, वापसी पर उसके साथ आ जाना, सब को छोड़कर वो उसी पर नादम है। लेकिन शायद उसके कानों तक माँ बाप की मजबूरियाँ पहुँच चुकी हैं और उसने खुद को उनके लिए वक्फ कर दिया है। इसका मतलब है वो उसको रीश को पसंद नहीं करती, ये अल्फाज देगर उससे नफरत करती है, लेकिन अपने वालदैन की परेशानियां दूर करने के लिए पूरी ज़िंदगी उसके हवाले करने को तैयार है। ये मशर की लड़कियां ऐसी ही सरफिरी होती हैं, यही तो इनका हुस्न है आरफ। एसार करना हर एक के बस की बात नहीं, लेकिन बहरहाल हम उसे उस रीछ के कब्जे में नहीं जाने देंगे। आज तो रहने दो, कल नवाब साहब से खुलकर बात करना होगी। रीत की हालत वाकई ख़राब हो गई है, कहीं मर ना जाए। नहीं मरेगा, मुझे यकीन है, तालूत ने वसोक से कहा। बहरहाल रात को गश्त करेंगे और हर जगह का जायज़ा लेंगे, देखेंगे कहाँ क्या गुफ्तगू हो रही है। रात के खाने पर पूरा ख़ानदान ही मौजूद था, लेकिन बड़ी खामोशी छाई हुई थी। सब लोग जैसे कोई फ़र्ज पूरा कर रहे थे। खाने के बाद नवाब साहब टहलते हुए हम लोगों के साथ बाहर आए। मैं महसूस कर रहा हूँ शहजादा साइम कि हम आप लोगों की मदारत नहीं कर पा रहे। आप लोगों को यकीनन कोफत हो रही होगी। हम तो यहाँ पुरस्कून हैं नवाब साहब, बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है। लेकिन बिला तकल्लुफ़ अगर आप लोग हमारी वजह से कुछ उलझन महसूस कर रहे हों तो बिला तरद्दुद फरमा दें, हमें कोई एहसास ना होगा। मैंने जवाब दिया, शहजादा साइम, आप लोगों की आमद मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। मैं बदनसीब ही आपके काबिल साबित नहीं हुआ। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप मज़ीद कुछ वक्त गुजारें। आपकी मोहब्बत में अपनायत है, हमारी तरफ से बेफिक्र रहें। जब यहाँ से उकताहट महसूस करेंगे आपसे इजाज़त मांग लेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। नवाब जलालुद्दीन बोले। वो हमारे साथ कमरे तक आए और फिर रोज़ कोर्स के बारे में गुफ्तगू होती रही। काफ़ी देर तक गुफ्तगू करने के बाद वो चले गए और तालूत ने एक गहरी सांस ली। मेरा ख्याल है आरफ, मुकम्मल कवायफ हमारे इल्म में आ चुके हैं। अब किसी किस्म की छानबीन की ज़रूरत नहीं। कल खुलकर नवाब साहब से गुफ्तगू हो जाएगी। हम उन्हें मजबूर करेंगे कि इस रीत से पीछा छुड़ाएं। ओके, फिर अब क्या प्रोग्राम है? गश्त का प्रोग्राम बहरहाल अपनी जगह। आओ तैयार हो जाओ, आज इब्तदा सीमी के कमरे से करेंगे। मैंने भी उससे कहा। दाना शाह का 2 शाला क्या अपने कफन में इस्तेमाल करोगे? तालूत ने कहा और मैं फीकी हंसी हंस पड़ा। बेशक उसका तजर्बा हो चुका था, लेकिन ना जाने क्यों फिर भी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मज़ीद कुछ देर हमने इंतज़ार किया और फिर जब रात खूब बीत गई तो मैंने 2 शाला सर पर डाला और तालूत ने खुद को निगाहों से गुम किया। तब हम दोनों बाआहस्तगी दरवाज़ा खोल कर निकल आए। महल की 4 दीवारियाँ सनसान पड़ी थी। एक अजीब सोगवार सी कफियत तारी थी। रास्ते में तालूत ने मेरी तरफ मुड़ते हुए कहा, आओ इस लंगूर के मुंह में दवाए सेहत उंडेलते चलें। अगर यहाँ मर गया तो नवाब साहब को परेशानी होगी। दवाए सेहत? मैंने तअज्जुब से पूछा। रासम से मंगवाई थी,
اس کے بھروسے پر मैंने दावा किया था कि वो नहीं मरेगा। हम लोग उसकी तरफ चल पड़े जहां शमशेर उद्दौला बिस्तरे मृग पर मोहे istirahat थे। कमरे में इस वक्त तीनों गुलाम तीनों कोनों में सो रहे थे। दरमियान में शमशेर की मसहरी थी। हमने झुककर शमशेर की तरफ देखा। वाकई बुरी हालत थी। डबल नमूना हुआ था कम वक्त को। उसके चेहरे पर मौत की जर्दी छाई हुई थी। तालूत ने जेब से एक चमकदार गोली निकाली, शमशीर का मुंह खोला और उसके हल्क में डाल दी। शमशेर ने चंद कराहे ली और फिर बेखबर हो गया। तालूत गर्दन हिला रहा था। आओ अब सब ठीक है, उसने कहा और हम वापस चल पड़े। अब हमारा रुख सीमी की ख्वाबगाह की तरफ था। हम खामोशी से रास्ता तय करते रहे और फिर वहां पहुंच गए। सीमी की ख्वाबगाह के सामने हम ठटके। अंदर रोशनी थी। शायद सीमी तेज रोशनी गुल करना भूल गई थी। तालूत ने मेरी तरफ देखा। यार अंदर झांकना बुरी बात तो नहीं, ना जाने वो किस हाल में होगी। झांकना तो पड़ेगा, मैंने कहा और खिड़की के शीशे से आंख लगा ली। सीमी एक आराम कुर्सी पर बैठी थी। उसने दोनों हाथों से सर थामा हुआ था। मैंने तालूत को इशारा किया और वो भी झांकने लगा। परेशान है बेचारी, उसने अफसोस से कहा। उसे किस तरह तसल्ली दी जाए, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। तालूत बोला और मैं भी अंदर झांकने लगा। सीमी ने स्याह रंग की एक चादर उठाई और उसे अपने जिस्म के गिर्द लपेटने लगी। फिर वह दरवाजे की तरफ बढ़ी। अरे ये कहाँ चल पड़ी, तालूत तअज्जुब से बोला और हम दोनों दरवाजे के एक तरफ हो गए। सीमी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। उसने पैरों में असफानी के खूबसूरत चप्पल पहने हुए थे, जिससे उसके कदमों की आवाज़ नहीं हो रही थी। यूं भी वो बड़ी मोहतात सी थी। इस वक्त वो कहाँ जा रही है? शायद शमशेर को देखने। ये बात समझ में नहीं आई। इससे पहले औरत किसी के समझ में आई है? तालूत थके थके अंदाज में बोला। आओ देखो तो सही, उसने सरगोशी की। हम दोनों एक मखसूस फासले से उसके पीछे चल पड़े। वो लान में आ गई और फिर थोड़ी देर के बाद उसका रुख मुलाजमों के क्वार्टरों की तरफ हो गया। मैं और तालूत दोनों हैरान थे। बहरहाल हम उसके पीछे चलते रहे। सीमी बड़ी एहतियात से चल रही थी। फिर वो एक क्वार्टर के सामने पहुंची। तब उसने एक और हरकत की। वो क्वार्टरों से अंदर झांक रही थी। दर हकीकत बड़ी हैरत अंगेज बात थी। लेकिन उसी वक्त हमने अपने अकब में कदमों की चाप सुनी और चौंक कर उस तरफ देखा। एक शख्स उसी तरफ आ रहा था। सीमी ने बिच्छू चाप सुन ली और उछलकर सीधी हो गई। आने वाला सीमी के करीब आया। हमने भी नज़दीक से उसे देखा। उलझे उलझे बालों वाला एक हसीन नौजवान था। चेहरा बेहद खूबसूरत, लेकिन तफक्कुरात का शिकार मामूली से लिबास में था। क्या आप मुझे तलाश कर रही हैं मिस सीमी? उसने उदास सी आवाज़ में पूछा। तुम कहाँ थे एहसान, इतनी रात गए? बरगद का मेहरबान दरख्त हर शाम सूरज छपते ही मेरा इंतज़ार करने लगता है। वो एक बाप की तरह मुझे आगोश शफकत में जगह दे देता है और फिर सुकून से खामोशी से मेरी कहानियाँ सुनता रहता है। बड़ा मेहरबान दरख्त है वो। अगर वो ना होता मिस सीमी तो मैं जिंदा नहीं रह सकता था। सीमी खामोश खड़ी रही। वो कई मिनट तक कुछ ना बोल सकी। फिर उसने गहरी सांस ली। तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया एहसान। तुम्हें यहाँ क्या मिलेगा? जितनी महरूमियाँ मेरे मुकद्दर में हैं ज़रूर मिलेंगी। उन्हें हासिल करना मेरी ज़िंदगी का मकसद है। मुझे इस मेहरबान दरख्त से मिलाओ एहसान। मैं भी उसकी ज़ियारत करूँगी जो दुखी हुओं को पनाह देता है, सीमी ने जज्बाती अंदाज में कहा। आप मिस सीमी, आइए, आप इससे मिलकर बहुत खुश होंगी। वो दर हकीकत सुकून का दरख्त है, नौजवान ने खुशी से लरसती आवाज़ में कहा और सीमी उसके साथ आगे बढ़ गई। हम दोनों हैरानी से सर खुजा रहे थे। इस नौजवान का जगराफिया समझ में नहीं आया था। ये कौन था? बहरहाल हम भी उन दोनों के पीछे चल पड़े। आओ भाई, हम भी ज़रा इस सुकून के दरख्त की ज़ियारत कर लें, तालूत ने कहा और हम बरगद के एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे पहुंच गए। उसका तना बहुत मोटा था और उसकी शाखें खासी फैली हुई थी। ये मेरा मोहसन, मेरा बुजुर्ग, मेरा राजदां है, सुकून के दरख्त। सीमी ने एक लटकी हुई शाख थाम कर टूटी हुई आवाज़ में कहा। मैं भी सुकून चाहती हूँ। मेरे जहन में अंगारे सुलग रहे हैं। मेरा वजूद तपती हुई भट्टी बन गया है। मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी एक इनकलाब से दो चार हो गई है। मुझे भी थोड़ा सा सुकून दे दो, मुझे भी। सीमी की आवाज़ रंध गई। मिस सीमी, खुदारा, मैं खुदकशी कर लूँगा, खुदा की कसम। कल सुबह इस बरगद के पहलू में मेरी लाश पड़ी होगी। मेरा खून आपकी गर्दन पर होगा मिस सीमी।
वरना मुझे बता दीजिए आपको क्या तकलीफ है, मैं आपकी तकलीफ दूर करने के लिए खुशी से जान दे दूंगा। नौजवान सख्त अज़तराब के आलम में बोला। सीमी सिसकियां लेती रही और नौजवान दूर से उसे देखता रहा। उसके चेहरे से सख्त गम का इज़हार हो रहा था। तब सीमी की आवाज़ उभरी, एहसान, मिस सीमी। एहसान एक कदम आगे बढ़ आया। तुम मुझसे क्या चाहते हो एहसान, तुम मुझसे क्या चाहते हो? काश आपको ना चाहना मेरे बस में होता मिस सीमी। क्या तुम्हारी चाहत का सिला मेरा जिस्म हो सकता है एहसान? सीमी ने पूछा। जिस्म? एहसान के मुंह से गमज़दा आवाज़ निकली। हाँ एहसान, मैं तुम्हारे तवील मुजाहदे का सिला देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें वो सब कुछ देने आई हूँ जो तुम्हारी तलब है, क्योंकि मेरी कीमत अचानक बहुत गिर गई है। मैं बेमोल हो गई हूँ। ज़ोरो जवाहर के एक हकीर से अंबार के इवज़ मुझे फ़रोख्त कर दिया गया है। मैं जो खुद को बहुत बुलंद समझती थी, मैं जो अपनी कीमत का तअय्युन नहीं कर सकती थी, लेकिन अचानक मुझे अपनी हैसियत मालूम हो गई है। मुझे पता चल गया है कि मैं किस कदर हकीर हूँ। ज़ोरो जवाहर के जो ढेर मेरी कीमत की हैसियत से दिए गए हैं, वो तुम्हारी मोहब्बत के सामने बेहकीकत हैं एहसान। तब मुझे एहसास हुआ कि गरूर में मैं अपने आप को बहुत कीमती शय समझती रही। मैंने खुद को तुम्हारी मोहब्बत से बुलंद समझा, इसीलिए मैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जा नहीं हुई। लेकिन अब मेरे दिल में अचानक ये एहसास पैदा हुआ कि मेरी कीमत नाकाफ़ी लगाई जा रही है, और जब मेरे सौदागर मुझे इस मामूली कीमत पर फ़रोख्त करने को तैयार हो गए, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी वो कीमत क्यों ना वसूल करूं जो उससे कहीं अजीम है। मैं तुम्हारी मोहब्बत कबूल करने आई हूँ एहसान। मैं एतराफ़ करती हूँ कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। हाँ एहसान, मैं तुम्हें बेपनाह चाहती हूँ। बस मैं ख्वाहिशमंद थी कि तुम मुझे मेरी सही कीमत दे सको, लेकिन मेरी जो कीमत लगाई गई है वो तुम्हारी मोहब्बत के सामने बेहकीकत है। चुनाचा मैं तुम्हारी मोहब्बत की कीमत पर खुद को फ़रोख्त करने आई हूँ। मुझे तुम्हारी मोहब्बत का सौदा मंजूर है। बोलो अपनी मोहब्बत के इवज़ मुझसे क्या चाहते हो? मेरा जिस्म आज की रात तुम्हारा है, मेरी रूह हमेशा के लिए तुम्हारी है। आओ अपनी मोहब्बत का सिला वसूल कर लो। सादा लो सीमी जज्बात में दीवानी हो रही थी। तब एहसान आगे बढ़ा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, उसके लड़ते हुए कदम आगे बढ़े। मेरी मोहब्बत का सिला तो मेरी चाहत से कहीं ज़्यादा मिल गया सीमी। जिस्म बेहकीकत शय है, इंसान का वजूद तो रूह से है। तुम बताओ, जब रूह मिल जाए तो फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत कहाँ बाकी रहती है? क्या बेरूह जिस्म की कोई हकीकत है? मेरी पसंद मुझे मिल चुकी है सीमी। अब ये बचा खुचा जिस्म किसी को दे दो, मुझे ज़रा बराबर तरद्दुद ना होगा। एहसान, सीमी उससे लिपट गई और तालूत गर्दन हिलाते हुए बोला, रब का शुक्र अदा करो भाई, जिसने हमारी बहनें बनाई। मुझे हंसी आ गई, लेकिन बहरहाल मैंने खुद को संभाला। ये सब कुछ इंतहाई गैर मतवक्का और अजीब था। अबे अब लग भी हो गए, तालूत दांत पीस कर बोला, लेकिन उन दोनों ने उसकी सरगोशी नहीं सुनी थी। मैं हंसता रहा। वो कई मिनट तक एक दूसरे से लिपटे रहे। फिर एहसान ने सीमी को संभाला और उसे लिए हुए बरगद की आगोश में बैठ गया। मेरी सीमी, क्या मुझे हकीकत ना बताओगी? मुझे बता तो दो सीमी कि अचानक मुझे ये सब कुछ कैसे मिल गया। जिंदगी में पहली और आखिरी बार तुम्हारे पास आई हूँ एहसान। सब कुछ बता देना चाहती हूँ। मैं बचपन से अलवारा के नवाब असगर उल दौला के बेटे शमशीर उल दौला से मंसूब हूँ। नवाब जलालुद्दीन रेस के बेपनाह शौकीन हैं। असगर उल दौला उनके बचपन के दोस्त, और सिर्फ उन्हें नवाब जलालुद्दीन की हकीकत मालूम है। नवाब साहब ने ना सिर्फ जलालाबाद बल्कि खुद अपने बीवी बच्चों को भी असगर उल दौला के हाथों रहन कर रख दिया है। ये तमाम दौलत रेस की नज़र हुई। यूँ समझो एहसान कि हमारी ये जाहो हशमत नवाब असगर उल दौला की रहीने मिन्नत है। मुझे मालूम था एहसान कि मैं शमशीर से मनसूब हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें ना चाहते हुए भी कभी इसका इजहार नहीं किया, क्योंकि ये सब कुछ बेमकसद था। मैं जानती थी कि एक दिन मुझे शमशीर उद दौला के साथ चले जाना है, लेकिन मुझे ये नाम नहीं मालूम था कि शमशीर उद दौला एक नवाब का बेटा होते हुए भी इस कदर घटिया इंसान होगा। यकीन करो एहसान, उसे इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। मैंने उसे देखा और लर्ज गई। मुझे उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। मेरा ख्याल था कि शायद मेरे वालिदैन उसे ठुकरा देंगे, खुद को फ़रोख्त कर देंगे और मुझे उससे बचा लेंगे। लेकिन फिर मुझे हदायत दी गई कि मैं उसका ख्याल रखूं। मुझसे कहा गया कि मेरे वालिदैन मजबूर हैं, उनकी इज्जत खतरे में है,
اور مجھ سے توقع کی گئی کہ میں خاندان کی عزت کی لاج رکھوں گی۔ میں جانتی ہوں احسان کہ میں ایسا ہی کروں گی جیسا کہ مجھ سے کہا گیا ہے۔ مجھے اسی بدنما انسان کے ساتھ زندگی گزارنا ہوگی۔ تب میں نے اپنا جائزہ لیا۔ میں نے سوچا قدرت کی طرف سے مجھے یہ سزا کیوں ملی، اور مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے تمہاری محبت کو ہمیشہ ٹھکرایا ہے، جس نے میرے لیے اپنے مستقبل کو تاریک کر لیا، اور پھر سکون دل تلاش کرنے تمہارے پاس آ گئی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں احسان، میں تمہیں چاہتی ہوں، زندگی کے آخری سانس تک چاہتی رہوں گی۔ میرے دل کے تار تمہارے دل کے تاروں سے منسلک رہیں گے۔ میں جہاں بھی رہوں تمہیں یاد کرتی رہوں گی۔ بس اس کے بعد میں تمہیں کچھ اور نہ دے سکوں گی۔ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں رہی سیمی، میں تو سب کچھ پا چکا ہوں۔ تمہاری محبت ہی تو میری زندگی ہے۔ اٹھو سیمی، میں اپنی چاہت کو حقیر نہیں سمجھتا۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی نگاہیں تم تک پہنچے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی ذہن میں تمہارے بارے میں کوئی برا خیال آئے۔ سنو سیمی، میں زندہ رہوں گا۔ میں تمہاری محبت کو دل کے ان گوشوں میں پوشیدہ رکھوں گا جہاں تصور تک نہ پہنچ سکے۔ میں اپنی زندگی گزارنے کا کوئی ذریعہ تلاش کر لوں گا۔ میں خودکشی نہیں کروں گا کہ لوگ اس خودکشی کے اسباب پر غور کریں۔ بس تم خاموشی سے واپس چلی جاؤ۔ تمہاری امانت زندگی بھر میرے پاس رہے گی، اور میں خوشی سے زندگی گزار سکوں گا۔ اٹھو سیمی، اٹھ جاؤ۔ میں برگس سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے راز کو قیامت تک راز رکھے۔ بس اب جاؤ۔ خدا حافظ سیمی، وقت نہ برباد کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانے کی آنکھ کھل جائے۔ اس نے سیمی کو کھڑا کیا اور پھر اس کے دونوں ہاتھ اٹھا کر چوم لیے۔ سیمی، خدا حافظ، خود کو سنبھالے رکھنا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا حافظ۔ اور سیمی واپس مڑ گئی۔ تالوت کے قدم جم گئے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سیمی کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ متعجب نگاہوں سے احسان کو دیکھ رہا تھا۔ احسان خاموش کھڑا تھا، کسی ستون کی مانند، اور سیمی نگاہوں سے اجل ہو گئی۔ احسان اپنے کوارٹر کی طرف چل دیا۔ ہم دونوں برگد کے نیچے کھڑے رہ گئے۔ یار، تیری اس دنیا میں کیا کیا ہے؟ یہاں اگر بدماش ہیں تو پیٹ بھر کر شریف بھی ہیں، تو وہ بھی انتہا کو پہنچے ہوئے۔ اپنی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ تالوت گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ میں بھی کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس کا مطلب ہے کہ سیمی صاحبہ ہم دونوں میں سے کسی کو بھی متاثر نہیں تھی، یعنی صرف خوش اخلاقی برت رہی تھی۔ بہرحال وہ نیک لڑکی ہیں۔ ابے تو ہم کون سے برے ہیں؟ مگر یار، ان خان صاحب کا راز معلوم کرنا ضروری ہے۔ آخر یہ احسان خان ہیں کیا شے؟ بڑا کھٹن ہوگا تالوت، وہ زبان نہیں کھولے گا۔ ہاں، مجھے احساس ہے، اور یقین کرو، زندگی میں پہلی بار کسی کام میں بے بسی محسوس کر رہا ہوں۔ اس کی زبان کھلوانے کی ترکیب سوچو۔ میرا خیال ہے یہ کام جلد از جلد ہونا چاہیے، تالوت نے کہا۔ میں نے گردن ہلائی۔ ترکیب تو میری سمجھ میں بھی کوئی نہیں آ رہی۔ جب کوئی ترکیب سمجھ میں نہ آئے تو ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ سب کچھ سچ مچ بیان کر کے اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ اس وقت بھی یہی فیصلہ کیا گیا۔ میں نے 2 شالہ اتار لیا اور تالوت سے بھی سامنے آ جانے کی درخواست کی۔ کچھ سوچا؟ تالوت بولا۔ ہاں، آؤ ایک ترپ لگاتے ہیں، ممکن ہے کامیاب ہو جائے، میں نے کہا، اور پھر میں اور تالوت خاموشی سے اس کے کوارٹر کی طرف چل پڑے۔ تالوت نے آہستہ سے دستک دی اور اندر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پھر دروازہ کھل گیا۔ شاید احسان یہی سمجھا تھا کہ کسی خاص بات کو یاد کر کے سیمی واپس آ گئی ہے، لیکن ہمیں دیکھ کر وہ بری طرح ٹھٹک گیا۔ ظاہر ہے وہ بھی محل میں کسی ملازم کی حیثیت سے تھا اور ہمیں پہچانتا تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ آپ؟ میں اور تالوت اندر داخل ہو گئے۔ تالوت نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ احسان اسی طرح کھڑا تھا۔ تالوت اس کا بغور جائزہ لینے لگا۔ واقعی بے حد پرکشش نوجوان تھا۔ بیٹھنے کو بھی نہ کہو گے احسان؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ شہزادے ہیں صاحب، یہاں غریب خانے پر؟ دیکھو یار، ہم ذرا کمیونسٹ ٹائپ کے شہزادے ہیں، اس لیے تکلف کو دروازے کے باہر پھینک دو۔ اور ہاں، اگر ہماری خاطر مدارت کرنا چاہتے ہو تو ذرا چائے وغیرہ پلاؤ، میں نے بے تکلفی سے کمرے کے اکلوتے بلند پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ احسان اب بھی اسی طرح کھڑا پاگلوں کی طرح ہمیں گھور رہا تھا۔ کیوں، کیا پتی ختم ہو گئی ہے؟ تالوت نے پوچھا۔ احسان نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، یہاں کی چائے آپ کے شایان شان ہوگی۔ پہلے ایک بات بتاؤ، تالوت بولا، ہماری تمہاری کوئی دشمنی ہے؟ احسان نے سادگی سے گردن میں نفی میں ہلا دی۔
इसके सोचने समझने की कुव्वतें सलब हो गई थी। दुश्मनी नहीं है तो फिर यकीनन दोस्ती है, और उन्हें भी है तो उसके होने के अमकानात हैं। लेकिन मैं शहजादे साहब, आपकी दोस्ती के काबिल कहाँ? गोया हमें गधा कहना चाहते हो, यानी हमें दोस्त बनाने की तमीज़ भी नहीं। क्यों? मैं शर्मिंदा हूँ, एहसान जल्दी से बोला। बस तो फिर चाय पिला दो, दूध ना हो तो बगैर दूध की, शक्कर मौजूद ना हो तो नमक की भी चल सकती है। क्यों साइम? यकीनन। मैंने गर्दन हिला दी। एहसान अहमकों की तरह गर्दन हिलाता हुआ चला गया, और फिर उसने नहायत फुर्ती से चाय बना ली और प्यालियों में उंडेल कर ले आया। जब आप मुझे इज्जत बख्शने पर तुले हुए हैं तो मैं कोई तकल्लुफ नहीं करूंगा। उसने मुस्कुराते हुए प्याले हमें पेश कर दिए। अब वो काफी हद तक संभल चुका था, फिर भी हैरत उसकी आंखों से झांक रही थी। थोड़ी सी तसीह कर लो, इज्जत नहीं दोस्ती बख्शने पर तुले हुए हैं, कबूल कर लोगे? मैं शुक्रगुजार हूँ। तब फिर लाओ हाथ। तालूत ने एक हाथ से प्याला थामा और दूसरा हाथ आगे बढ़ा दिया। एहसान ने मोहब्बत से उसका हाथ थाम लिया और फिर उसने मुझसे भी हाथ मिलाया। कभी पहले भी दोस्ती की है? तालूत ने पूछा। जी। एहसान चौंक पड़ा। मेरा मतलब है हाथ मिलाकर दोस्ती निभाना भी जानते हो? कोशिश करूंगा कि इस दोस्ती पर जिंदगी नसार कर दूं, एहसान ने गर्दन झुकाते हुए कहा। तब सुनो दोस्त, तो हमें तुम्हारी दोस्ती दरकार है, जिंदगी नहीं। और ये भी सुनो, दोस्ती में खलूस पहली शर्त है। एक दूसरे की नीयत पर शक करना गुनाह अजीम है। गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल दुरुस्त है। फिर टटोल लो दिल को। जबरदस्ती के दोस्तों को दिल से कबूल कर सकते हो या नहीं? आदल साहब, पूरी दुनिया में एक बेसहारा इंसान हूँ, कोई अपना नहीं है। अगर कुछ हमदर्द मिल जाएं तो मेरे लिए सरमाया हयात होंगे। तो समझ लो हम मिल गए। और ये भी समझ लो कि दोस्तों के मिल जाने के बाद इंसान ना तो बेसहारा होता है ना तन्हा। आज से ये लफ्ज़ अपनी लुगत से खारिज कर दो। शायद खुदा को मेरी कोई बात पसंद आ गई जो मुझे आप जैसे लोगों का सहारा मिल गया, उसने रुंधी हुई आवाज़ में कहा। हाँ, मैं जानता हूँ कौन सी बात पसंद आ गई है, बताऊँ? मैंने कहा। बताओ। बता दो, तालुत जल्दी से बोला। शायद ये एहसान कि एक मायूस लड़की ज़हनी खलजान और शदीद मायूसी का शिकार होकर अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले करने आई थी, लेकिन तुमने उसकी रूह कबूल करके उसके जिस्म की हिफाजत की, उसकी इफ़्फ़त की हिफाजत करके तुमने इस दौर में भी फरिश्तों के वजूद को साबित कर दिखाया। मैंने बराह रास्त कहा। मेरे इन जुमलों से तालूत भी चौंक पड़ा था। एहसान के हाथ से चाय का प्याला छूट कर नीचे गिर पड़ा। गर्म चाय उसके पैरों को झुलसा दिया था, लेकिन उसे एहसास भी नहीं हुआ। उसका चेहरा आग की तरह सुर्ख हो गया, आंखें शीशे की गोलियों की तरह चमकने लगी। सख्त ज़हनी हिजान में मुब्तला हो गया था। फिर उसने फटी फटी अजीब सी आवाज़ में कहा, तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? अजीब सख्त आवाज़ सी बिल्कुल बदली हुई। इत्तफाक से हम लोग रात को चहलकदमी करने आदी हैं। इत्तफाक से उस तरफ आ निकले, यानी कि वो वक़्त था जब तुम सीमी के साथ बरगद के दरख्त के नीचे आए हुए थे। लेकिन किसी को हमारे राज से आगाह नहीं होना चाहिए। किसी और शख्स को जिंदा ना रहना चाहिए जो इससे राज से वाकिफ हो। मैं तुम दोनों को कत्ल कर दूंगा। वो खड़ा हो गया। उसके सर के बाल खड़े हो गए थे। चेहरे पर एक खौफनाक वहशत बरसने लगी। क्या तुम दोस्तों से जिंदगी छीन लेते हो एहसान? क्या तुम दोस्तों का इकरार करके दोस्तों के साथ यही सलूक करते हो? तब फिर तुम मुझे कत्ल कर दो। मैं इस खौफ के साथ जिंदा नहीं रह सकता कि मेरी सीमी का राज किसी को मालूम हो। उसने अचानक दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मैंने ये राज अपने सीने में दफन कर लिया था। अफसोस, वो बिलक बिलक कर रो रहा था। मैं उठा और मैंने अपने सीने से उसे लगा लिया। एहसान मेरे दोस्त, एक राज तुम्हारे सीने में दफन है। अगर तुम्हें अपने दोस्तों से कोई खौफ है तो अब हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि हमें कत्ल कर दो। हाँ, यहीं कत्ल कर दो, या फिर हमसे कहो कि हम दोस्ती के नाम पर खुदकशी कर लें। और अगर हमारी ज़िंदगी चाहते हो तो फिर एतबार कर लो कि जिस तरह ये राज तुम्हारे सीने में दफन है, इसी तरह हमारे सीने में भी दफन रहेगा। एहसान ने गर्दन उठाकर देखा और फिर आंसू खुश करते हुए बोला, मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे अपनी खुशकिस्मती पर एतबार नहीं आता। आप जैसे लोग मेरे दोस्त हैं। जब एतबार कर लो तो हमें बता देना। तालूत ने मुंह फुलाते हुए कहा। मैं अल्लाह के भरोसे पर आप दोनों पर एतबार करता हूँ। अब मेरी ज़िंदगी आपसे पोशीदा नहीं। तब फिर दोस्ती के नाम पर चाय पियो। एक खाली प्याला ले आओ, चाय के दौरान बात करेंगे। तालूत ने कहा और एहसान बाहर चला गया।
तालूत ने तारीफी निगाहों से मेरी तरफ देखा। बहरहाल मैंने एक बड़ा मसला हल कर लिया था। एहसान अपनी चाय लेकर अंदर आ गया और फिर वो बैठकर चाय पीने लगा। हाँ तो मिस्टर एहसान, हम तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैं हाजिर हूँ। पूरा नाम एहसानुल हक, हालात ज़िंदगी दोहराओ। वालिदैन बचपन में इंतकाल कर गए। दूर की एक खाला ने परवरिश की क्योंकि उनके यहाँ औलाद नहीं थी। इब्तदा ठीक रही, लेकिन जब खुदा ने उन्हें औलाद से नवाज दिया तो मेरी हैसियत ख़त्म हो गई। उस वक़्त मेरी उम्र 11 साल थी। ज़िंदगी मुश्किलात से 2-4 हो गई। फाकों में गुजर बसर होने लगी। 15 साल की उम्र तक गुजारा किया, फिर निकाल दिया गया क्योंकि खालाजाद बहन भाई मुझे पसंद नहीं करते थे। तब से मेहनत मजदूरी करता रहा। MA कर लिया। इसी तरह सीमी क्लास फेलो थी। दिल ने सब कुछ नज़रअंदाज करके उसे चाहना शुरू कर दिया। सीमी बहुत अजीम थी। वो खुश अखलाकी से पेश आती थी, लेकिन उसने मेरी मोहब्बत की कभी पजीराई नहीं की। मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, लेकिन सीमी का दीदार हो जाता था। फिर जब सीमी की तालीम ख़त्म हुई तो वो मुझसे मिली। उसने बताया कि अब वो मुस्तकिलन जलालाबाद चली जाएगी और मैंने उससे सिर्फ एक दरख्वास्त की। मैंने उससे कहा कि वो मुझे करीब रहने की इजाज़त दे दे। मैं उसे सिर्फ दूर से देखना चाहता हूँ। वो खामोश हो गई तो मैं उससे पहले जलालाबाद चला आया और सख्त कोशिश करके यहाँ मुलाजम हो गया। मैं नवाब साहब के घोड़ों का निगरान हूँ। सिर्फ इतनी सी कहानी है।